हाउ आर यू। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम आप लोगों के लिए ये लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसको देखते हुए फिर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था लेकर के आए हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोग लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ जान चुके हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने ये देखा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने डाइजेशन देखा, एब्जॉर्प्शन देखा। फिर डाइजेशन के बाद हम लोगों ने रेस्पायरेशन को भी कवर किया। तो अब रेस्पायरेशन के बाद जो न्यू टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आता है। क्या आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आता है। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो अब ट्रांसपोर्टेशन है क्या और एक्सक्रीशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस जो इसेंशियल सब्सटेंसेस है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, तो जैसा कि आप लोग लाइफ प्रोसेस में ये जान चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू वे में रेगुलर तरीके से चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो वो एनर्जी हमें रेस्पायरेशन से मिलता है। ठीक है, अब रेस्पायरेशन से मिलता है। और रेस्पायरेशन कहाँ होता है, तो रेस्पायरेशन जो होता है वो सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है, वो सेल के अंदर होता है। अब सेल के अंदर होता है तो रेस्पायरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो रेस्पायरेशन के लिए हमें फूड मटेरियल्स चाहिए, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स चाहिए। फिर वहां पे ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल में ले जाएगा कौन, तो ट्रांसपोर्टेशन। तो एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, वही हम ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन की चर्चा कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी इसेंशियल सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है। उस मेथड को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और जो एक सिस्टम होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेड सिस्टम बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों है। तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता में इसलिए है कि कोई भी मटेरियल्स को जहां पे उसकी आवश्यक रिक्वायरमेंट है प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता है। अब जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं कि हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो हमारा जो बॉडी है वो हमारा सेल के अंदर क्या है, तो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो सभी सेल तक पहुंचाने के लिए तो हमारे अंदर तो ब्लड होता है। तो ब्लड जो है वो क्या है, सभी जगह पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी चीज को हमारे प्रत्येक सेल में पहुंचाना है तो ब्लड आपको उसे डिजोल्व कर लेता है और प्रत्येक सेल में पहुंचा देता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, ब्लड तो है नहीं कि ब्लड के द्वारा ही पहुंच जाए। तो प्लांट में एक अलग तरीके का सिस्टम होता है जिसको हम वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करें तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या, तो आप बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स। तो सभी पार्ट्स में, या ईच सेल भी बोल सकते थे, विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइव, जो सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे आप जैसे में आप देख सकते हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। नीड्स ट्रांसपोर्टिंग वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर पहुंचेगा तभी वो क्या बना पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, भोजन बनाएगा और उसका फिर यूटिलाइज करेगा। तो ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है क्या, तो वो एक हॉर्मोन्स है, ग्रोथ हॉर्मोन्स उसको बोलते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो हॉर्मोन्स है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, जो प्लांट को डेवलप करने का काम करता है। आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में स्टडी कर चुके होंगे।
टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वो एक क्या है, तो वो एक ग्रोइंग टिश्यू है, वो बढ़ता है और उसके लिए हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टिंग बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे हार्मोन्स, तो हार्मोन्स क्या करता है, तो किसी भी स्टिमुलस को शो करने के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हार्मोन्स, फिर न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड स्टिमुली, आप जैसा कि देख चुके हैं। अब ऑल एनिमल्स रिक्वायर्ड, जितने भी एनिमल्स है सभी को किसकी आवश्यकता है, तो एब्जॉर्ब्ड फूड, जो हम लोग जो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, तो वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो प्रत्येक सेल में पहुंचाने की आवश्यकता है एनर्जी के लिए। ऑल एनिमल्स रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम टू ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट हार्मोन्स, तो जितने भी एनिमल्स है सभी को रिक्वायर्ड होती है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की। किस लिए, तो ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट हार्मोन्स, आयंस, सॉल्ट्स एंड सम इसेंशियल गैसेस लाइक इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो भी ब्लड के द्वारा ही हमारे सेल सभी जगह जाता है। फिर CO2 भी बाहर होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता। थोड़ा सा एक्सक्रीशन के बारे में जान लेंगे। तो एक्सक्रीशन जितने भी हमारे, अब हमारा जो बॉडी है वो एक मशीन है, अब उसमें बहुत सारे चीजें बनती हैं और बनती हैं, तो जैसा कि फैक्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे चीजें बनाते हैं और उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं, तो उस वेस्ट मटेरियल को हम सेफली डिस्पोज कर देते हैं, तो वही एक्सक्रीशन हुआ। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर दिए, बाहर कर दिए, सेफली बाहर कर दिए, तो वो एक्सक्रीशन हो गया। तो एक्सक्रीशन के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें भी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है और हम अब स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या स्टडी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, तो वो दो टाइप कौन कौन है, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो छोटी दूरी के लिए है। तो छोटी दूरी कहाँ पे है, तो या तो एक सेल के अंदर ही होगा या फिर एक सेल से दूसरे कनेक्टेड सेल तक ही वो ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो आपको देखने के लिए मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो रूट में देखने के लिए मिलता है। कहाँ से, तो रूट, जब रूट जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ट्यूब के माध्यम से होता है, एक ट्यूब्यूल के माध्यम से होता है। और वो जो ट्यूब होते हैं, हम जान रहे हैं कि प्लांट में दो ट्रांसपोर्टेड ट्यूब होते हैं, एक फ्लोएम और दूसरा जाइलम। तो फ्लोएम जो है वो फूड को लेकर के जाने का काम करता है, जबकि जाइलम जो है वो वाटर को लेकर के जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। तो वेस्क्यूलर सिस्टम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ए सेल, या तो एक सेल के अंदर होगा या एक सेल से दूसरे कनेक्टेड सेल में होगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स अकर इन मेनली टू वेज। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेनली दो तरीके से होते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वैसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम उसको डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स जो होते हैं वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स का मतलब ये हुआ कि मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयन। तो मतलब कि हायर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयन से जब लोअर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयन में जब कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव करेगा तो वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, तो वह ट्रांसपोर्टेशन जो
अगेंस्ट द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। तो अब यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि जब एक तरफ हाई है और एक तरफ लो है, तो अब हाई से जब वाटर फ्लो करता है तो किधर करता है, तो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पे करता है। तो जैसे कि अब हाई एरिया से लो एरिया पे आ रही है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, वो आसानी से बह करके चला आएगा। और जब हमको नीचे से ऊपर ले जाना है तो वहाँ पे हमको मोटर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ भी वही है, प्लांट्स में क्या है, तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है वो होता क्या है कि तो वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर ले जाना होता है, तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे एनर्जी खर्च करना होता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल की ओर जाता है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब वही हुआ, हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल की ओर जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जनरली इसी के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो वैसा मेम्ब्रेन जिसमें कुछ सबस्टांस जो है वो आर पार हो जाता है और कुछ नहीं होते हैं, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की कंजप्शन नहीं होती है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स और आयंस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, बाय कंजप्शन ऑफ एनर्जी और एटीपी कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो कौन कौन होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होते हैं, एक डिफ्यूज़न होता है और दूसरा फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है। एक डिफ्यूज़न होता है और दूसरा फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आप जान ही रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक ही होता है, केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब यहाँ पे डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो अब यहाँ पे हम ये बता दें कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं जी। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो टाइप्स का है, एक है डिफ्यूज़न और दूसरा है फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या है आप जान चुके हैं कि डिफ्यूज़न वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल की ओर क्या होता है, तो वो जाता है। वैसा प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब फैसिलेटेड डिफ्यूज़न एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक अलग से एक फैसिलिटी होती है डिफ्यूज़न के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि अब जैसे आप देख लीजिए, ये एक मीडियम है, अब यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये आपका आयन है, ये आपका वाटर है, आप देख सकते हैं इधर भी वाटर है, यहाँ पे आपका ये आयन है। तो देखने से ये पता चल रहा है कि आपका ये जो आयन है इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो मतलब ये है ये जो है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, हायर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयन है, और इधर जो है वो लो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयन है, लो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आयन है। तो अब जाहिर सी बात है कि आयन जो है वो इधर से इधर मूव करेगा, है ना। तो अब आयन जो है वो इधर से इधर मूव करने लगा, तो जब मूव तब तक करने लगेगा जब तक ये डायनामिक इक्वल नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम नहीं हो जाए। तो मतलब कि जब दोनों का आयन लेवल जो है कंसंट्रेशन लेवल इक्वल होगा तो दोनों में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इधर उसके बावजूद भी, जैसे अब इधर फिर ये आयन इधर जा रहा है, वाटर इधर आ रहा है ना,
तो दोनों का कंसंट्रेशन लेवल अगर इक्वल हो गया तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ, ये तो पोर्स है, ठीक है, तो अब इससे आसान, इस पोर्स के द्वारा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो तो आसानी से चले जाते हैं, कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पोर्स में आ नहीं पाते हैं उसको, लेकिन इधर इसको जाना है। तो वो जाएगा कैसे? तो वो जाएगा एक अलग से, यहाँ पे ये जो पोर्स होता है इस यहाँ पे एक चैनल प्रोटीन होता है। क्या होता है? चैनल प्रोटीन होता है, या फिर उसको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। तो ये चैनल प्रोटीन जो है वो इस टाइप का होगा। चैनल प्रोटीन का जो आकार है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, वो इस टाइप का होता है चैनल प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो है वो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लिया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लेने के बाद ये क्या होता है, ये अपना आकार चेंज कर लेता है, फिर ये ऐसा हो जाता है। तो फिर इधर से लिया और इधर छोड़ दिया। तो ये एक फैसिलिटी होती है। तो ये ज़्यादातर अमीनो एसिड्स में होते हैं और ये हमारे गट्स में अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये जो है वो इस टाइप से एक कैरियर प्रोटीन होता है। जैसे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो एक्वापोर्स के द्वारा चला जाता है, प्लाज्मा के द्वारा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको इधर से उधर ले जाने का काम करता है। तो वो एक अलग टाइप की फैसिलिटी होती है, इसीलिए उसको हम फैसिलेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, अब जैसे है तो हायर कंसंट्रेशन ही, अगर वही इधर जो है अब कंसंट्रेशन अगर लो हो गया, क्या हो गया, लो हो गया, तो जब अगर ये जो आयन उधर चला गया और इधर लो कंसंट्रेशन हो गया, तब लो कंसंट्रेशन हो गया, फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स इधर हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता इस तरफ है, तो वो जाएगा कैसे? तो इसके लिए एनर्जी खर्च करनी होगी। तो वो कैरियर प्रोटीन इधर आएगा, कैरियर प्रोटीन उसको डिसॉल्व करेगा। तो इसको इधर आने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी जो है वो हम लोग के रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी मिलता है वही खर्च होता है। और तो इस टाइप का जो होता है उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। वो जो है वो एक्टिव प्रोसेस भी डिफ्यूज़न मेथड का ही एक एग्जांपल है, लेकिन वो अलग टाइप का है, ठीक है। वो होता क्या है कि जब पानी में, वाटर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मिनरल्स उसको चाहिए नहीं प्लांट को, तो प्लांट को मिनरल्स चाहिए होता है, तो प्लांट्स, लेकिन उसका कंसंट्रेशन लेवल कम है अंदर के रेस्पेक्ट में, तो होगा क्या कि उसको लाने के लिए फिर वही एक्टिव प्रोसेस काम करना होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो आप लोग अब शॉर्ट डिफ्यूज़न मेथड को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो अब हम डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझ गए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। तो डिफ्यूज़न क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफ्यूज़न मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम एन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये तो पहले भी जान चुके हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूज़न को थोड़ा सा जान लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूज़न है क्या? तो आप जैसा कि देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूज़न में, इट इज़ कंटिन्यूड टिल डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड। जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड नहीं हो जाता है तब तक डिफ्यूज़न जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हालांकि ये स्लो प्रोसेस है अभी। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जब तक ये दोनों का कंसंट्रेशन लेवल इक्वल नहीं हो जाए जब तक वो जाता रहेगा। फिर आप आ जाइए इन दिस प्रोसेस नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स इज जीरो। तो नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि आयन्स उधर जा रहा है तो वाटर इधर आ रहा है। जितना आयन्स उधर जाएगा उतना वाटर इधर आएगा, तो मतलब कि नेट मूवमेंट जीरो है ना। जैसे अगर 1 लीटर आयन्स उधर गया तो 1 लीटर वाटर इधर आ गया, तो बराबर दोनों साइड तो उतना ही है। तो नेट मूवमेंट जो है वो जीरो हो गया।
फिर इट इज़ इंडिपेंडेंट टू डिफ्यूजन टू ऑफ अदर सबस्टांसेस, ये दूसरे सबस्टांसेस, बहुत सारा सबस्टांसेस है, ठीक है। उधर केवल वाटर है, तो अब कोई भी सबस्टांस जा रहा है तो वाटर तो इधर आएगा ही आएगा, तो मतलब कि वो किसी भी सबस्टांस के मूवमेंट पे वो डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इंडिपेंडेंट टू डिफ्यूजन ऑफ अदर सबस्टांस। डिफ्यूज़न इज स्लो एंड लिविंग प्रोसेस, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ये स्लो प्रोसेस है और ये लिविंग प्रोसेस है, सेल से ये दूसरे सेल में जाता है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत इधर 5 लीटर उधर चला गया, 2 सेकंड में 5 लीटर इधर आ गया, तो ये काफ़ी स्लो होता है। फिर डिफ्यूज़न रेट इज़ हाईएस्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफ्यूज़न का जो रेट है वो 9th क्लास केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूज़न जो है वो सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सबसे कम सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। फिर क्या है, डिफ्यूज़न रेट इज़ अफेक्टेड बाय, तो डिफ्यूज़न रेट अफेक्टेड किससे होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से होगा। मतलब कि जितना डिफर होगा दोनों के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में उतना तेज़ उतना फास्ट होगा, और जितना कम होगा दोनों में डिफरेंस उतना स्लो होगा। क्लियर है। और या फिर परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जा सकता है, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर अधिक रहेगा रेट ज़्यादा होगा, प्रेशर अधिक रहेगा रेट ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा रेट कम होगा डिफ्यूज़न का, प्रेशर कम होगा वो भी कम होगा। फिर दी डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स और आयन्स एक्सर्ट से प्रेशर, तो डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस मीडियम में क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो डिफ्यूज़न में क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो जो है वो प्रेशर एक्सर्ट्स करता है, और वो प्रेशर जो है वो डिफ्यूज्ड प्रेशर कहलाता है। अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि डिफ्यूज़न का यूजेस कहाँ पे है ना। तो डिफ्यूज़न का यूज़ कहाँ पे है, तो आप लोग जानते हैं कि डिफ्यूज़न जो है डिफ्यूज़न का यूज़ कहाँ पे होगा, तो यूजेस ऑफ डिफ्यूज़न, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, तो यहाँ पे डिफ्यूज़न का यूज़ है। O2 और CO2 हमारे अंदर भी डिफ्यूज़न के माध्यम से ही जाता है, क्योंकि जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो डिफ्यूज़न से, हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होगी तो बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल, जैसे हम ऑक्सीजन क्या करते हैं CO2 को रिलीज़ करते हो तो CO2 रिलीज़ करते हैं, तो CO2 रिलीज़ करते हैं उस समय हमारे अंदर जो है जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो CO2 में, ऑक्सीजन जो होते हैं वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, बाहर ऑक्सीजन 21% है, जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है, हमारे अंदर कम जाता है तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, उसको हम ले लेते हैं। फिर हमारे अंदर डिफ्यूज़न तीन टाइप्स का होता है, आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं। रेस्पायरेशन में एक बार तो कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, वो एक्सचेंज होता है। फिर कहाँ होता है, तो सेल के अंदर एक्सचेंज होता है, एक तो आउटर मीडियम में हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूज़न बहुत ज़रूरी है, और ये एकमात्र वे है प्लांट में जिससे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, और कोई दूसरा वे है नहीं गैसियस एक्सचेंज के लिए। फिर डिफ्यूज़न जो है, और अगर वाटर के लिए डिफ्यूज़न यूज़ किया जाए तो उसका ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ करते हैं, ओनली वाटर के लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर डिफ्यूज़न केवल वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए उसका यूज़ किया जाए तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर में भी होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं रूट जो है वो, हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से लेता है, तो सॉइल से लेता है। तो ऐसा नहीं है कि रूट ही लेता है, तो रूट में, रूट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम रूट कैप बोलते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो उसको नीचे जाना होता है, अगर वो टूट गया तो फिर वो डेवलप नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो रूट कैप के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो रूट हेयर, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, तो रूट हेयर्स में ही डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस होता है, जिससे वाटर को वो गेन करता है। और रूट हेयर
के द्वारा कहा जाता है, तो वो जो है वो दो पाथवे से, एक सिंपलेस्ट पाथवे होता है और एक एपोप्लास्ट पाथवे होता है। दोनों पाथवे, तो सिंपलास्ट पाथवे जो होता है वो क्या होता है, वो सेल वॉल के द्वारा थ्रू जाता है, सेल वॉल के थ्रू जाता है, और एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है, और दोनों मिलकर के कहाँ जाएगा, तो दोनों को जाना है वेस्क्यूलर टिश्यू के पास, फ्लोएम नहीं, जाइलम के पास जाना है, और जाइलम उसको लॉन्ग ट्रांसपोर्ट मेथड के द्वारा कहाँ, प्लांट्स में, लिप्स में भेज देगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट एयर, तो ये सभी डिफ्यूज़न के बहुत अच्छे क्या हैं, यूजेस हैं। अब आपको फैसिलेटेड डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न, तो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न के बारे में आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न एक फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वो मूव करता है, गाइडेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, कुछ अदर मॉलिक्यूल्स के गाइड में होता है, जिसे हम कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन का, आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन गट्स, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम यूरिन, यूरिन से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट, ये होता है। फिर आपको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है तो वो हम जान लेते हैं। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में उसका ये रोल बहुत ही अहम है। तो ये नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कौन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे जब हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो, चूँकि हम ये जान रहे हैं कि हम पोटासियम और कैल्शियम का जो, पोटासियम और मैग्नीशियम का जो लेवल है वो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नहीं जाता, वो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है वो दोनों जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द गट, तो ये जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द गट जो होता है वो भी ये दोनों मेथड से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स बाय द प्लांट रूट्स, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय द किडनी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ चुके हैं। तो हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जान चुके हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, तो ये किस किस मेथड से होता है, तो रूट हेयर जो है वो लेता है, और वो दो पाथवे से, एक सिंपलास्ट पाथवे और एक एपोप्लास्ट पाथवे से कहाँ पहुँचाने का काम करता है, तो वो टिश्यू में पहुँचाने का काम करता है, जाइलम टिश्यू। अब हम वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेड सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हाँ, तो अब हम आप लोगों को बताएंगे वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होगा, तो फ्लोएम और जाइलम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसे हम वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। तो वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप्स के वेसल्स के द्वारा होता है, एक फ्लोएम वेसल्स और दूसरा जाइलम वेसल्स। तो फ्लोएम वेसल्स जो होता है वो प्रिपेयर्ड फूड को लेकर के आता है, जबकि ये जो होता है जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो वाटर एंड मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर ले जाते हैं। और एक बात और आप जान लीजिए कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो वो निगेटिव फोर्स काम करता है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव फोर्स काम करता है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये जाइलम में पॉजिटिव फोर्स लगता है या निगेटिव फोर्स लगता है, तो जाइलम में निगेटिव फोर्स लगता है, ठीक है, और फ्लोएम में पॉजिटिव फोर्स लगता है। तो आप यहाँ उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब जैसे कि नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव और ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव फोर्स लगेगा। तो वाटर जो होता है वो जाइलम टिश्यू से उसको पहुँचना कहाँ है, लिप्स तक, तो वो 3 मेन मेथड से पहुँचता है। तो कौन कौन मेथड है, तो कोहेजन टेंशन थ्योरी, अधेजन टेंशन थ्योरी और कैपिलरी एक्शन। अब तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब कोहेजन है क्या, तो कोहेजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द स्टिकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स बिना ब्रेक किए हुए, जैसे आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, ठीक है, और एक और वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, तो ये बिना ब्रेक हुए जब इसको खींचता है
तो ये जो है वो कोहेजन टेंशन थ्योरी कहलाता है। यहाँ पे टेंशन तो लगता है लेकिन ब्रेक नहीं करता है। तो बिना ब्रेक किए हुए जब ये ऊपर की ओर बढ़े और वो एक दूसरे को लेते हुए, तो ये कोहेजन कहलाता है, कोहेजन टेंशन। कोहेजन टेंशन कहलाया। और अधेजन क्या है, तो आप अधेजन को भी देख लीजिए यहाँ पे, द स्टिकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द इनसाइड वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। जब जाइलम वेसल्स में जब एक ये समझ लीजिए कि जाइलम वेसल्स यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल्स गया तो ये यहाँ के चिपक जाता है, ठीक है, ये स्टिक्स टुगेदर, ये यहाँ पे चिपक गया। जब यहाँ पे चिपक जाता है तो इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, तो लेंटी सेल्स बोलते हैं, उसे लेंटी सेल्स बोलते हैं। तो ये लेंटी सेल्स के द्वारा ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये वाटर जब एटमॉस्फेयर में चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, और ये भी हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की, अब ये जो वाटर लॉस कर रहा है प्लांट्स उसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। जब जो कि ये वाटर लॉस हुआ तो इसको रिप्लेस करने के लिए नीचे से और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर चढ़ता है, तेज़ी में बढ़ता है, और वो जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल कहलाता है। जब ये ऊपर चढ़ा तो वाटर ऊपर चढ़ा और इसको रिप्लेस किया और कुछ ऊपर चढ़ा, फिर वैसा ही प्रोसेस आगे चलेगा। तो ये जो है वो इस प्रोसेस को हम कोहेजन अधेजन टेंशन थ्योरी बोलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्टिक्स टुगेदर, राइज अप इन जाइलम वेसल्स, ऊपर की ओर बढ़ेगा, बाई ट्रांसपायरेशन पुल। तो ट्रांसपायरेशन पुल क्या है वो यहाँ समझ लीजिए। वी नो दैट ड्यू टू अधेजन, अधेजन के द्वारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक्स विथ द वॉल ऑफ जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के वॉल से चिपक जाएगा, विच आर रिमूव्ड, तो वो रिमूव्ड हो जाएगा फ्रॉम लेंटिसेल्स। जब गर्मी काफ़ी होगी तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ी हो जाता है, रेट बढ़ जाता है। वो मतलब कि ये हुआ कि वेपर के माध्यम में, वेपर के फॉर्म में जब वाटर को लॉस किया जाता है प्लांट के द्वारा तो वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो वी नो दैट ड्यू टू अधेजन वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक्स विद द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम लेंटिसेल्स, के द्वारा वो रिमूव हो गया। टू रिप्लेस देम, उसको रिप्लेस करने के लिए और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर चढ़ेगा, जिसे हम कोहेजन टेंशन थ्योरी बोलते हैं। जैसे कि लाइक ए स्ट्रॉ, एक जैसे कि हम कोकोनट स्ट्रॉ में क्या करते हैं, खींचते हैं ऊपर से, तो उसी प्रकार से ये खींचाता है कोकोनट जूस को। तो कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल, इसी को हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, और ये इसी के द्वारा ऊपर की ओर जाता है। अब एक और बच गया है क्या, तो कैपिलरी एक्शन। तो अब कैपिलरी एक्शन क्या है, तो कैपिलरी एक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन है क्या, तो ये थर्ड फोर्स है जो वाटर को पुल्स अप करता है जाइलम टिश्यू में, और ये पूरे डिपेंडेंट होता है किस पे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक्स टू दी वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स के। जाइलम वेसल्स में जितना वाटर जो है वो चिपकेगा वॉल में, उतना ज़्यादा ये फोर्स एक्शन करेगा और उतना ही तेज़ी में वो ऊपर चढ़ेगा। तो कैपिलरी एक्शन है क्या, तो यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड जो है वो गोज अप थ्रू ए नैरो वेसल्स के द्वारा गोज अप जाता है, और ये पूरा डिपेंड करता है एडहेजन टेंशन प्रोसेस पे। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मास फ्लो मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है, या मास फ्लो मैकेनिज्म, या उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास फ्लो मैकेनिज्म या ट्रांसलोकेशन। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल वे है। तो ट्रांसलोकेशन या मास फ्लो मैकेनिज्म, मास फ्लो मैकेनिज्म। मास फ्लो मैकेनिज्म है क्या, तो दी मास फ्लो मैकेनिज्म जो है दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांसेस है, जैसे कि सुक्रोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, मिनरल्स हो गया और हार्मोन्स हो गया, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मास फ्लो ऑफ मैकेनिज्म कहलाता है। और ये जो होता है वो मास फ्लो थ्योरी के कारण होता है। तो मास फ्लो थ्योरी है क्या, तो मास फ्लो ऑफ थ्योरी यही है कि जैसे कि हम ये जान रहे हैं कि लीफ है, तो लीफ में भोजन तैयार हुआ, अब तैयार होने के बाद सभी जगह उसको भेजना है, तो फ्लोएम का वह पार्ट्स जहाँ पे फूड जो है वो प्रिपेयर्ड फूड जो है उसको लोड किया गया, लोड करेंगे तभी तो वो जाएगा। जैसे अब कोई भी सबस्टांस को, कोई भी वस्तु को अगर हम लोड करते हैं तभी तो वो मार्केट में जाती है, किसके ट्रक में लोड करते हैं। तो वही उसी प्रकार से हम यहाँ पे फ्लोएम
सीव ट्यूब में उसको लोड किए, तो लोड करने का जो काम है वो ट्रांसफ़र सेल का काम है। तो एक ट्रांसफ़र सेल होता है जो एक पॉजिटिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो कहाँ जाता है, तो वो लोड होकर के ट्रांसपोर्टिंग के लिए जाता है, और फिर जहाँ पे वो लोड हो रहा है उस जगह को हम सोर्स बोलते हैं, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो करके जहाँ पे उसको जाना है, उसको जहाँ पे अनलोड हुआ उस जगह को हम सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एरिया इन प्लांट्स वेयर सुक्रोज और प्रिपेयर्ड फूड आर लोडिंग for transporting to all other parts are called sources, and the area where prepared food is unloaded is called sinks. The loading or unloading of food guided by transfer cells that gives a positive force. तो अब हम जानेंगे कि रोल ऑफ ट्रांसफ़र सेल्स। तो अब ट्रांसफ़र सेल का रोल क्या है लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ फूड में, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। हम देखेंगे रोल ऑफ ट्रांसफ़र सेल्स इन लोडिंग ऑफ सुक्रोज। तो अब ट्रांसफ़र सेल का लोडिंग और अनलोडिंग में क्या रोल है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सेल है क्या, तो ट्रांसफ़र सेल एक मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स है। पैरेन्काइमा सेल्स आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। तो जो भोजन को स्टोर करने का काम करता है, तो मॉडिफाइड क्या है, तो मॉडिफाइड सेल्स है किसका, तो पैरेन्काइमा सेल्स, जो फ्लोएम टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी का मॉडिफाइड सेल्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सुक्रोज, तो जहाँ पे सुक्रोज जो होता है लोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पे अनलोड होता है उसको हम बोलते हैं सिंक्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक जानने की बात ये है कि वो बनता कहाँ है, लीफ में बनता है। लीफ में कहाँ बनता है, तो मेसोफिल टिश्यू में बनता है। आप लोग को हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको कृपया देख लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेसोफिल टिश्यू में बनता है, और मेसोफिल टिश्यू से उसको फिर से वहाँ तक जाने में, फिर से वो कहाँ जाएगा, तो फ्लोएम टिश्यू तक जाएगा। तो फ्लोएम टिश्यू तक जाने में दो पाथवे काम करता है, एक सिम्प्लास्ट पाथवे और दूसरा एपोप्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे एक क्या है, तो एक सिम्प्लास्ट पाथवे है और दूसरा एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये दोनों से जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। तो जैसा कि तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो थ्रू किससे जाता है, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये चूँकि जैसे ये सेल है दो, ठीक है, तो ये और इसका सेल वॉल, तो ये सेल वॉल के थ्रू जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है। और एक सिम्प्लास्ट पाथवे जो है, तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे सेल वॉल के थ्रू जाएगा, और एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो यहाँ पे एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए तो ये बीच से जाएगा, साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएगा, तो उसको हम एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। तो ये लीफ से स्टेम तक पहुंचने के लिए, फ्लोएम टिश्यू तक पहुंचने के लिए दो पाथवे का यूज़ करता है। कौन कौन, तो एक सिम्प्लास्ट पाथवे और एक एपोप्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे किसके द्वारा जाएगा, तो वो सेल वॉल के अकॉर्डिंग जाएगा, और एपोप्लास्ट पाथवे तो वो किसके, तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग जाएगा। वो याद रखिएगा, और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, द सुक्रोज इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब्स। अब जब सुक्रोज जो है वो सीव ट्यूब पे लोड हो रहा है यहाँ पे आने के बाद, तो लोड करने में किसका योगदान है, तो लोड करने में ट्रांसफ़र सेल्स का है। और ट्रांसफ़र सेल क्या है, तो आपको हम बता चुके हैं, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स का है, जो उसको लोड करने का काम करता है। तो पैरेन्काइमा सेल्स में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। वो फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा सके और अधिक से अधिक सुक्रोज को लोड कर सके। अब वहाँ पे क्या है, तो ये जो लोड होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जा रहा है, ये लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि वो जो स्टोरेज, अब कोई जैसे अलग अलग स्टोरिंग प्लांट में अलग अलग स्टोरिंग पार्ट्स होता है, तो वहाँ पे स्टोर है, अब वहाँ पे जा रहा है, और तो वो वहाँ तो हायर कंसंट्रेशन ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ से फिर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो उसको एक ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे करना होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए। तो ट्रांसफ़र सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
ताकि उसको आसानी से एनर्जी प्राप्त होता जाए। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, रिसोर्स ऑफ दिस सुक्रोज इज लोडेड इनटू सिव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम यूजिंग एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय स्पेशलाइज्ड डोनर ट्रांसफर सेल्स। उसको डोनर ट्रांसफर सेल्स बोलते हैं क्योंकि वो डोनेट कर रहा है। तो ट्रांसफर सेल्स आर मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ फ्लोएम विथ वेरी फोल्डेड इनर वॉल्स, बता चुके हैं। दिस फोल्डिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ओवर विच एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन टेक प्लेस, ठीक है। दिस सेल्स हैज ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर गेटिंग एटीपी फॉर परफॉर्मिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी बता चुके हैं। अब अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज, अब जहाँ जहाँ ये कहीं भी अनलोड हो सकता है, बर्ड्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स में, कहीं भी जहाँ भी उसको एनर्जी सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अनलोड हो जाएगा। तो अनलोडिंग के लिए भी उसको क्या चाहिए, उसको वही फिर क्या चाहिए, तो उसको अनलोडिंग के लिए भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सेल, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका, तो ट्रांसफर सेल्स का, तो यहाँ भी इसका यूज होगा। तो इट अकर्स एनीवेयर इन प्लांट्स वेयर सुक्रोज इज नीडेड एट सिंस सुक्रोज मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू पास, ये पास नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर सेल्स ही कर सकता है। तो आप लोग ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं, यही मास फ्लो ऑफ मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। उसके बाद फिर हम आप लोगों को कुछ बनाने के लिए भी देंगे, और उसको जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसको हम सर्कुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उस पर आप आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और घर पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।